उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जोरदार वापसी हुई है। एक लंबे दशक के बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश में काबिज हो गई है। जबकि वहीं पर जो दो अदर बड़ी पार्टियां थीं जो अब तक यूपी में अपना लगातार शासन चलाती चली आ रही थी, जिनमें समाजवादी पार्टी भी है और बहुजन समाज पार्टी भी है, वो बैकफुट पर चली गई हैं। वजह क्या रही होगी इस सब की? आखिर ऐसा क्यों हो गया कि जिस पार्टी ने 4 बार लगातार एक ही व्यक्ति को, एक ही महिला को लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जनता ने, इस बार उनका पूरी तरह से उन्हें सिरे से खारिज कर दिया गया। और जो बीएसपी है उसकी छवि इतनी धूमिल हो गई कि कुल मिलाकर 19 सीटों के आसपास बीएसपी सिमट गई। वहीं पर समाजवादी पार्टी के साथ भी यही हालात पेश आए। तो इस तरह के कुछ ज़मीनी मुद्दे हैं। यहाँ हम सबसे पहले आज हम आए हैं अजीत गौतम जी के पास, जो कि बीएसपी के एक वरिष्ठ नेताओं में भी हैं और कांशीराम जी के साथ साथ अंबेडकर जी के साथ भी कई बड़े संघर्ष में वो शामिल रहे हैं। और जो बीएसपी की जो हार हुई है उस पर ज़रूरत है कि एक गहरा चिंतन किया जाए। तो उस चिंतन के लिए आखिर वो कमी कौन सी है, वो कमी ढूंढने के इरादे से आज हम अजीत गौतम जी के पास आए हैं, जिनका जो राजनीतिक जो इनका सोच समझ है वो बहुत ज़्यादा उच्च है। और साथ ही इनको काफ़ी इस बारे में जानकारी है कि बीएसपी जब से बनी है तब से लेकर अब तक बीएसपी ने जिस भी नीति पर काम किया उसमें कहाँ खोट रही है और कहाँ उसमें वाहवाही की बात रही है। अजीत जी, हम आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो बीएसपी जिस तरीके से प्रदेश में जो बीएसपी का अभी जो प्रदर्शन देखा गया, जो चुनाव में जिस तरीके से हार हुई है, उस हार की अगर कोई बड़ी वजह हम ढूंढें तो वो बड़ी वजह क्या हो सकती है? मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे को जो बोलने का मौका दिया। मैं अभी अभी पंजाब में भी गया था इलेक्शन के पीरियड के अंदर, और पंजाब के हालात के बारे में भी मैंने जायज़ा लिया। मैंने ग्रास रूट से वहाँ पर स्टडी की है कि वहाँ पर भी बीएसपी और वाम सेब का कोई तालमेल नहीं था, और क्योंकि ग्रास रूट से जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो सका था, क्योंकि साहब कांशीराम ने कई साल लगाए थे वाम सेब को जोड़ने के लिए, क्योंकि उनके पास दिमाग भी था, पैसा भी था, टाइम भी था। उसका मतलब यही था कि ये लोग अगर तैयार हो जाए तो इस मेरे मिशन मूवमेंट को बहुत आगे ले जाएंगे, क्योंकि बीएसपी का जो एक वर्कर है वो 10 साल में तैयार होता है, और उनकी जो इच्छा होती थी कि भाई जो मेरे वर्कर हैं वो एक दीवार के नेता ना होकर फील्ड के नेता बने। और मैंने जो अनुभव किया है, महसूस किया है वहाँ जाकर एक एक विधानसभा के अंदर, क्योंकि जो काम ग्रास रूट से होना चाहिए था, कैडर बेस होना चाहिए था, बंद कमरों में कैडर होना चाहिए था, वो कैडर बेस टोटली वहाँ पर नहीं था। ना इनका तालमेल था वाम सेब का और बीएसपी का। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत बड़ा संघर्ष करने के बाद इस देश में जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को संविधान के मुताबिक सबको एक कर दिया है, और उन्होंने सबसे पहले जातियों को इकट्ठा किया था। उन्होंने जातियों को तोड़ने के लिए बहुत संघर्ष किया। उन्होंने सबसे पहले 1927 के अंदर महारों को इकट्ठा किया, उसके बाद उन्होंने 1942 के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और 1950 के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर ने एससी प्लस एसटी को SC2 को उन्होंने एक कर दिया, और 1952 ST प्लस ST प्लस OBC को एक कर दिया। मैं दोबारा फिर इसको दोहराना चाहता हूँ कि 1950 के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने SC प्लस ST को एक कर दिया, और 1952 के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने SC प्लस OBC को एक कर दिया, और 1954 के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर ने SC प्लस ST प्लस OBC प्लस माइनॉरिटी को एक कर दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट। उसके बाद इसी बात को लेकर साहब कांशीराम ने जब 1984 के अंदर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी, उन्होंने 1989 के अंदर इसी देश के अंदर 6 सम्मेलन किए थे जाति वाइज। अगर जाति वाइज ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो ये देश मजबूत बनेगा। सबसे पहले उन्होंने 1989 के अंदर दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया। किन के लिए किया? एक दलित समाज के लिए, और उनको कहा गया कि आपका हित जो है ना कांग्रेस के साथ है ना किसी और पार्टी के साथ, और आपका हित है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और दूसरा सम्मेलन उन्होंने जहाँ पर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के लिए गया, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम समाज के लोगों जो तुम्हारा हित है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है, किसी और के साथ नहीं। और तीसरा सम्मेलन उन्होंने OBC के लिए कानपुर में किया था, जहाँ ये कहा गया था कि आपका हित भी OBC के लोगों जो है वो भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और चौथा सम्मेलन, फोर्थ सम्मेलन
उन्होंने लुधियाना पंजाब में सिखों के लिए किया था। ऐसे सिख समाज के लोगों, जो तुम्हारा हित है वो भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और 5वां सम्मेलन उन्होंने बिलासपुर, जो कि आजकल छत्तीसगढ़ में है, उन दिनों में मध्य प्रदेश में था, उन्होंने वहाँ जाकर शेड्यूल ट्राइब के लिए ये सम्मेलन किया। ऐ शेड्यूल ट्राइब के लोगों, जो तुम्हारा हित है वो भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और 6वां सम्मेलन उन्होंने बंगलौर में किया ईसाइयों के लिए, ईसाई मिशनरी के लिए, ईसाई मिशन के लोगों, ईसाई कम्युनिटी के लोगों, जो तुम्हारा हित है वो भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और इसी बात को लेकर साहब कांशी राम ने इस देश के अंदर अलग अलग सारे देश में घूमकर जाति के आधार पर थोड़े लोगों को इकट्ठा किया। और उन्होंने ओबीसी के बीच में भी जाकर बहुत टाइम लगाया। और उन्होंने हमेशा छोटे छोटे कैडर देकर, छोटी छोटी मीटिंग लेकर, हर गांव में जाकर, क्योंकि मैं भी पंजाब का हूं, पंजाब के अंदर मैंने भी उनके साथ हर गांव में जाकर, कॉर्नर कॉर्नर में जाकर मैंने एक वो तवीज़ दिया करते थे। कौन सा तवीज़ था? वो समाज की व्यवस्था, वो जो समाज की व्यवस्था, जो खड़ी व्यवस्था थी, उसको वो बराबर वाली व्यवस्था में लाना चाहते थे। और वो ये पेन का एक उदाहरण दिया करते थे, जो ये व्यवस्था एक इस पेन की तरह है, मैं इसको बराबरी में लाना चाहता तो मैं ये था इसको ऊपर भी कर सकता हूँ, लेकिन वो ऐसा मैं काम नहीं करता, क्योंकि ये काम तो नालायक लोगों ने किया है। और मैं तो जातियों के आधार पर तोड़े के हुए लोगों को बराबरी के आधार पर एक करना चाहता हूँ, यही मेरा काम था। और उसी काम को लेकर आगे ये चलता गया, काम चलता गया। मैं तो हर वक्त उनके साथ था। और मैंने भी ग्रास रूट से ये काम शुरू किया था। और हर गांव में, देश के हर कोने में आज भी मैं जा रहा हूं। और साहब कांशी राम में कुछ फार्मूले को लेकर, जो कि उन्होंने जिसके आधार पर देश की व्यवस्था को बदला, चेंज किया, और जिस महापुरुष ने एक ग्रास रूट से उठकर एक सत्ता तक पहुंच जाना, उसके बारे में अंदाज़ा लगाना किसी के बस की बात नहीं थी। उन्होंने अपनी प्लान के बारे में कभी किसी को बताया नहीं था कि वो देश को किस तरफ ले आना चाहते थे। लेकिन दुख की बात यह है, आज मैं सबसे बहुत दुखी होकर ये बात कह रहा हूँ, मेरे समाज के लोगों को, खासकर जो ये दलित समाज नहीं, ओबीसी के लोग हैं, इनको एकजुट होकर ग्रास रूट से कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर और इन महापुरुषों के संघर्ष को सामने रखकर घर घर में जाकर छोटी छोटी मीटिंग लेकर लोगों को तैयार करना चाहिए, और ताकि हमारी ताकत बने। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे हुआ। मैं उत्तर प्रदेश में भी गया था, खासकर बनारस के अंदर भी मैंने कई दिन गुजारे। बनारस के मैं गांव-गांव में वहाँ घूम कर जाकर जब मैंने देखा, उन्होंने यही कहा कि अभी वर्कर लोग जो थे वो कभी भी जनता तक नहीं पहुँचे थे। वो अपनी जो कमेटियाँ थी वो भी अपने कागज़ों पर ही बनाते थे। उन्होंने पब्लिक में जाकर बहुजन समाज पार्टी की मिशन और मूवमेंट के बारे में कभी बताया नहीं था। और आज मैं इस मौके पर भी जाकर देना चाहता हूँ कि हमारा जो मिशन मूवमेंट है वो कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के उनके हमारे बराबर नहीं है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था जो गैर बराबरी व्यवस्था को बदलकर समतावादी समाज की व्यवस्था का निर्माण करना ही ये बहुजन समाज पार्टी का असली मकसद है। और जात पात के बीज नाश्ता करने वाली विचारधारा को अम्बेडकरवाद कहते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो असली नाम है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है, उस विचारधारा को ही इंसानियत कहते हैं। और आज मैं ये बात आप लोगों के इस मौके पर ये कह देनी चाहूँगा कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी भी ज़िंदगी में किसी जाति के ऊपर कभी भी अटैक नहीं किया था। उन्होंने देश की व्यवस्था पर अटैक किया था कि मैं इन जातियों को ख़त्म करना चाहता हूँ, भाईचारा बनाना चाहता हूँ। अगर भाईचारा बन जाता है तो हमारा देश दुनिया में सबसे मजबूत होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन सौंपते वक्त बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा था 26 जनवरी 1950 को कि मैं आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन दे तो रहा हूँ, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। लेकिन जिस दिन आप इसको ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे, जिस दिन आपने इसको ईमानदारी से लागू कर दिया, ये दुनिया की सुपर पावर बनेगा। और ये तो बात उसी दिन बोल दी गई थी। और आज भी वो कानून जो डॉक्टर अम्बेडकर था वो आज भी ईमानदारी से लागू नहीं हुआ। वही संविधान आज भी ईमानदारी से लागू नहीं हुआ। तो इसलिए आज मैं इस मौके से कह देना चाहता हूँ कि यूपी के अंदर जो हमारी ये हार हुई है, वो हमारे जो वर्कर हैं,
खासकर वर्कर मैंने जाकर देखा कि वो जन जन तक नहीं पहुँचे। जन जन तक पहुँच कर उन्होंने हमारी विचारधारा को पहुँचा कर लोगों को तैयार नहीं किया, और वोट की कीमत के बारे में किसी भी समाज में जाकर उनको बताया नहीं है। ये बाबा साहब ने भी बात कही थी 1954 के अंदर भी, कि अगर मेरी हार का कारण क्या है। 1952 में हारने के बाद, फिर 1954 में भंडारा से हारने के बाद बाबा साहब ने कहा जो मेरी हार है उसका कारण यही है कि मेरे लोगों ने जाकर वोट की कीमत के बारे में आम पब्लिक को जाकर बताया नहीं। अगर वोट की कीमत के बारे में बताया होता तो मेरी हार ना होती। इसलिए मैंने आज ये उत्तर प्रदेश, खासकर बनारस के अंदर जो मैं देख कर आया हूँ, मैं वहाँ पर पार्टी के कैंपेन के लिए गया था दिल्ली से, और वहाँ पर वो मैंने ये जाकर देखा कि लोगों का तालमेल नहीं है, और वहाँ पर मिशन मूवमेंट नहीं है, विचारधारा नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी के बारे में लोगों को बताया नहीं जा रहा। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है। इसलिए मैं आज भी अपील करूँगा कि जो हमारा मिशन मूवमेंट है उसको हम लोग ग्रास रूट से लेकर शुरू करेंगे, जहाँ से साहब कांशीराम ने शुरू किया था। यही हमारी हार का ये कारण है कि हम पब्लिक तक पहुँच नहीं सके। अगर हम पब्लिक तक पहुँचे होते, हर जाति धर्म बरादरी के लोगों तक उनको बताया होता कि हमारा मिशन क्या है, विचारधारा क्या है और हमें क्या करना चाहिए, तो आज हमारी हार ना होती। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती वहाँ की चीफ मिनिस्टर होती, और वो हम तो ये चाहते हैं कि कोई बात नहीं है जो हो गया, अब हम आगे के लिए, ये मैं सब लोगों के आगे अपील करता हूँ, एक ज़िंदगी का एक सीनियर होने के नाते, कि भाई आप लोगों को मिलजुल कर जो गलतियाँ हुई है हमारी, उन गलतियों को सुधार कर हम एक बहुत ही साफ़ सुथरी राजनीति बनाकर, जिसके अंदर कोई लालच ना हो, जिसके अंदर वो वर्कर जो हैं हमारी कीमत लेने वाले वर्कर नहीं, हम वर्कर नहीं होने चाहिए। जब तक हम अपनी कीमत लेते जाएंगे तब तक हम कभी भी पार्टी को आगे नहीं ले जा पाएंगे और हम सत्ता की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमारे को अपनी कीमत लेना बंद करना चाहिए। एक जो ख़ास बात है वो ये है कि जो अदर पार्टीज़ हैं, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी है, इनका एक युवा मोर्चा भी है, लेकिन बीएसपी का कोई भी युवा मोर्चा नहीं है। बीएसपी के लिए जो अलग से यूनिट काम करती हैं वो बामसेफ जैसी यूनिट है। जो अभी हमें अजीत जी से पता लगा, उसमें एक सबसे बड़ी वजह हम ये भी ढूंढ सकते हैं हार की, कि बामसेफ और बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं उन दोनों के बीच में संतुलन नहीं है। शायद कहीं ना कहीं ये भी एक वजह हो सकती है कि कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से बीएसपी को एक बड़ा झटका लगा है इस बार उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये जो झटका बीएसपी को लगा है कोऑर्डिनेशन की वजह से, वो कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं बन पा रहा है? अजीत जी, मैं एक सवाल पर ज़रूर आपकी राय ये जानना चाहूँगा कि 2006 में 9 अक्टूबर 2006 को कांशीराम जी का निधन हो गया था। उसके बाद से जो अब तक पार्टी चलती चली आ रही है वो मायावती की जो अपनी नीतियां हैं उनके आधार पर चल रही है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को बेहतर बता सकते हैं। हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि दोनों के विचारों में ऐसा कितना फ़र्क है कि जब तक कांशीराम जी थे उस वक्त तक पार्टी की एक अलग छवि थी, और उनके चले जाने के बाद, हालांकि 2007 में मायावती पूरे बहुमत के साथ आई थी, इसको कुछ लोग इस नज़रिए से भी देखते हैं कि वो एक सिंपैथी मिल गई थी कांशीराम जी के चले जाने के बाद। तो अगर हम बात करें कि अगर उस वक्त ये हालात नहीं थे कांशीराम जी को लेकर, तो दोनों बड़े नेताओं के बीच में विचारों में ऐसा क्या मतभेद है आपने जो अब तक देखा है, कि कांशीराम जी की नीतियां और मायावती की नीतियों में कितना फ़र्क आपने देखा है? सबसे पहले तो मैं बात कहूँगा कि बहन कुमारी मायावती जो नीतियाँ हैं जो साहब कांशीराम की नीतियों के मुताबिक थी, उन्होंने जो काम करके दिखा दिया है, साहब कांशीराम ने उस काम की बड़ी सराहना की थी। वो काम जो उन्होंने किया है वो इस देश के नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा काम था जो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है, और नीतियाँ वही थी। अब बहन जी ने जिस पर भी विश्वास किया, यकीन किया, अब उनको जाकर आगे फील्ड में तो काम उनको करना चाहिए था, उनकी नीतियों को लागू करना चाहिए था। अब जो हमारी नेता की कोई गलती नहीं है। अब अगर आज हमारी नेता मुझे कहीं भेजती है किसी काम करने के लिए, अगर मैं उसकी सोच के मुताबिक काम नहीं करता तो वो हमारी नेता की वो गलती नहीं है। नेता है, वो गलती अगर है तो वो गलती हमारी है। इसलिए जो गलती हुई हैं, जिनको नेता बनाएगा, उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी की सोच के मुताबिक काम नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी पार्टी को हार हुई है। नहीं, मेरे सवाल पूछने का जो खास मकसद था वो ये था कि मैंने भी बहुत लोगों के मुंह से सुना है, स्पेशली जो बीएसपी के जो अपने कार्यकर्ता हैं, उन लोगों की एक शिकायत सामने आती है। वो अक्सर ये कहते रहते हैं कि बहन जी बहुत सख्त हैं,
और मान्यवर कांशीराम बहुत नरम लहजे के थे और दोनों के बीच में तालमेल नहीं बन पाया। तो क्या वाकई ये सही है कि कांशीराम जी के मुकाबले मायावती जी का जो रवैया है वो पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ ज़्यादा सख्त वाला है? नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं तो कई जब मैं मीटिंगों में जाता हूँ, मैं तो कभी भी कोई बात रखी है, बहन जी ने मेरी बात को बड़े शौक से सुना, बड़े आराम से सुना, प्यार से सुना है। दूसरी बात है, अगर बहन हमारी मायावती सख्त ना होती तो हमारी पार्टी में कई कई तरह की कमी आ जाती है, क्योंकि पार्टी को डिसिप्लिन के तहत रखना बड़ा ज़रूरी है। और पार्टी को आज तक अगर डिसिप्लिन के साथ रखा है तो बहन कुमारी मायावती जी ने रखा है, और इसके अलावा कोई भी डिसिप्लिन के तहत उन शासन में पार्टी को नहीं रख सकता, क्योंकि मैं तो बहुत नज़दीक से जानता हूँ। और इसके साथ ही ये जो कहना कि भाई वो बहुत सख्त है, ये सख्त होना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर आप सख्ती से काम नहीं लेंगे, चाहे घर हो, बाहर हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, कोई भी हो, तो आप लोग उसको अनुशासन में नहीं होंगे तो आप ताकतवर नहीं बन सकते। अनुशासन ही होता है कि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए उनका सख्त होना बड़ा ज़रूरी है। सख्ती की वजह से उन्होंने अभी भी जो दिशा निर्देश दिए हैं 15 तारीख को वो भी हर वर्कर को बोल दिया कि आप ग्रास रूट से जाकर ओबीसी हर समाज में जाकर लोगों को जोड़ेंगे, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं है। साहब कांशीराम की ही विचारधारा को उन्होंने आज तक लागू किया है और उसी के एजेंडे पर वो चल रही है, हर समाज को साथ लेकर, इसमें कोई बात नहीं है। अब दूसरी बात यह है, जब कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन देश का डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी समाज के लिए नहीं बनाया था, उन्होंने इस देश के हर जाति धर्म बरादरी के लिए बनाया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जहाँ के लोगों ने एकजुट होकर डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को नहीं माना, और माना होता तो बहुजन समाज पार्टी को उनको समर्थन करना चाहिए था कि जे उसी कॉन्स्टिट्यूशन पर चल रही है जो उस कॉन्स्टिट्यूशन को इस देश के लोगों ने अपनाया है। अब मैं ये बता दूं, आप ही सोचें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ तक इन्होंने ईमानदारी से माना है, और आज तक भी कॉन्स्टिट्यूशन को ईमानदारी से नहीं माना। और बहन कुमारी मायावती दी ये ख्वाहिश है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को पावर में आकर मैं इसको सख्ती से लागू करूंगी, ताकि इस कानून को देश के अंदर आप लागू कर सकूं। और आपने देखा होगा इतने 4 बार शासन के दौरान उन्होंने किस कानून को इतनी अच्छी तरह से लागू किया कि आज भी पब्लिक उस कानून को जानती है। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती जाकर उसमें आना ज़रूरी है, और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाकर तभी हम आ सकते हैं। ये जो करते हैं, जो कहते हैं कि वो बहुत सख्त है, सख्त होना बड़ा ज़रूरी होता है, ये ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो साथ हूँ, मेरे साथ कभी कोई ऐसी बात नहीं। मैं जब भी बोला कि बहन जी मैं ऐसे करना चाहता हूँ, मैं मिशन मूवमेंट पर काम करना चाहता हूँ, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। और जो लोग आज मेरी पार्टी में भी हैं वो पद देकर लेते हैं लेकिन वो काम नहीं करते, उनको वॉलेंटरी अपने आप पद को छोड़ देना चाहिए। जो लोग काम करना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और उनको बुद्धिजीवी है, उनको मौका देना चाहिए। तो चलो भाई आप लोग इस काम को आगे ले जाएं, तब हमारी पार्टी आगे जाएगी। और इसी पर मैं आज भी काम कर रहा हूं, आखिरी दम तक इसी पर ही काम करता रहूँगा। मुगलों का शासन आपको ज़रूर याद होगा। जो राजा होते थे वो सख्त होते थे, इसीलिए अपनी प्रजा पर पूरी तरह से एक जो हुक्म होता था वो चला पाते थे और उसका उन्हें फ़ायदा ज़्यादा होता था। तो यहाँ अगर हम तुलना करने की कोशिश करें तो मायावती का जो शासन है, जो मतलब उनकी जो सोच है अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, अगर वो सख्त है तो अजीत जी के मुताबिक वो गलत नहीं है। ज़रूरी है कि जो पार्टी के शीर्ष स्तर के जो नेता हैं, अगर वो भी तब जबकि वो खुद अध्यक्ष हों, तो जाहिर है कि कार्यकर्ताओं पर थोड़ी लगाम कसना ज़रूरी है। एक सवाल जो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि अम्बेडकरवादी विचारों की बात की जाती है, आप आज जो पहले 2006 के पहले तक बीएसपी का नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, 2007 के बाद उस नारे को बदल दिया गया, वो हो गया सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। तो क्या इससे हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक SC ST OBC वाला जो हमारे साथ एक कैंप चल रहा था, बीएसपी के साथ जो कैंप चल रहा था, वो अलग हटा उस नारे की वजह से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 24 अप्रैल 1948 को लखनऊ में कहा था SC ST OBC की मीटिंग के अंदर, और जिसमें
उन्होंने बार बार कहा था, सबसे पहले यही कहा था कि जिस दिन ओबीसी SC ST के लोग हो जाएंगे उस दिन हुकूमत हमारी होगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर अगर किसी ने तकलीफ उठाई है, परेशानी उठाई है, जिनको हम कहते हैं विक्टिम ऑफ द सिस्टम, विक्टिम ऑफ द सोसाइटी एंड विक्टिम ऑफ द कस्टम, तो वो सिर्फ OBC और SC ST के लोग ही थे। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्टिकल 340 के तहत OBC को भी सारे अधिकार दे दिए और SC ST को भी दे दिए। और अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि ये जितना भी ये बहुजन समाज है उसको, जो सबसे पिछड़ा समाज था, सबसे निगलेक्टेड समाज था, उसको अगर इकट्ठा करने के लिए काम किया वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनली किया है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये बात कह देनी चाहूँगा कि जैसे एक जंजीर खूबसूरत लगती है और उसमें एक ही कड़ी कमज़ोर हो या दो कड़ी कमज़ोर हों तो वो जंजीर कभी भी ताकतवर नहीं हुआ करती। तो ये जो दूसरा अपर कास्ट जिनको हम कहते हैं, इन लोगों को चाहिए था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो डॉक्टर अम्बेडकर ने इनको 27% दे दिया OBC वालों को और 22.5% दे दिया SC ST वालों को, उनको सख्ती से उनको लागू कर देना चाहिए था ताकि ये जो गैप है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता और सारे के सारे देश एकजुट हो जाता, एक मजबूत देश बन जाता। उसमें ना कोई अपर कास्ट होता, ना कोई SC ST होता और ना कोई उसमें कोई OBC होता। इसलिए बाबा साहब ने 1948 में जो ये कहा था, उन्होंने खुलेआम ये कहा था। पंडित गोविंद पंत जी वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उनको ये बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन ये बात इंसानियत नहीं बल्कि मानवतावाद के आधार पर ये बहुत अच्छी बात है कि जो उन्होंने कही। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर जाति धर्म बरादरी के लोगों को, जो गरीब से गरीब लोग से, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर उन्होंने सबको बराबर कर दिया। और उसके बाद अभी जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कही गई है, हम तो ये चाहते हैं कि हम ये नहीं कहते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हम ये साफ कहते हैं बहुजन सुखाय, साथ उसमें इसके साथ साथ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो कोई बुरी बात नहीं है। ये तो उनको इस बात के लिए नहीं है बल्कि उनको इससे भी ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी में आकर इस नारे को मजबूती से लागू कर देना चाहिए था, इसकी हमायत करनी चाहिए थी, इसकी मदद करनी चाहिए थी, ताकि बहन कुमारी मायावती का हौसला और अफजाई होता। ये सारे के सारा देश उसको अगर इसी के फार्मूले पर ये चल पड़ता तो आज देश बड़ा और भी बड़ा मजबूत होता। आप बताइए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये तो सुखाए, ये तो कोई बुरी बात नहीं है। ये नारा बीजेपी या कांग्रेस वाले लोगों ने क्यों नहीं दिया है ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाए? क्योंकि ये नहीं चाहते कि ले भाई सब लोग बराबर हों। अगर बराबर होने की बात थी, ये 1936 के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कह दिया था, जिसको हम कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उन्होंने बहुत बड़ा जो 1936 में ये बोल दिया था कि मैं इस देश के अंदर जो जाति व्यवस्था है, मैं इसको ख़त्म करने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए मैंने सारी ज़िंदगी लगा दी, लेकिन मेरा साथ किसी ने दिया। 40 साल तक मैं लगातार संघर्ष करता रहा जातियाँ ख़त्म करने के लिए, मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद मैंने बोला जाति नहीं, चलो भाई सर नेम ख़त्म कर दो, तो सर नेम भी ख़त्म करने के लिए मेरा साथ नहीं दिया। तब मैंने बोला कि मैं ज़िंदगी तक लगाता रहूं, तब मैं हिंदू समाज के अंदर जातियाँ नहीं ख़त्म करता था, क्योंकि जाति इनको इतनी प्यारी है। ये जाति चाहे कहीं भी जाएं, जो जाति को लेकर जाते हैं, ये जाति को कभी नहीं छोड़ते। इसलिए मैंने उस समाज को छोड़ दिया था, इस हिंदू धर्म को। तो आज मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि ये जो बात आज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है, कौन सी गलत बात है? ये है भाई बेस बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, उसके साथ साथ हर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसमें कौन सी बुरी बात है जी? ये तो बल्कि सब लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए कि भाई ये जो नारा है, भाईचारे का नारा है, यूनिटी का नारा है, ये अगर दिया तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने दिया ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और साहब कांशी राम की बाबा साहब की विचारधारा और साहब कांशी राम की विचारधारा के मुताबिक। और इस विचारधारा को बहन कुमारी मायावती अपनी जान से भी प्यारे जान को भी लगाकर इसको वो लागू करेगी, आखिरी दम तक इस विचारधारा पर वो रहेगी, इससे वो पीछे हटने वाली नहीं है। अनुभव जब बोलता है तो इतिहास का दिल डोलता है। मैं आखिरी 2 सवालों पर आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि अभी 2019 के जो इलेक्शन आ रहे हैं, बीएसपी को किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए कि वो जीत हासिल कर ले?
क्या बड़े स्तर पर जो अभी तक चलता चला आ रहा था उसमें बड़े स्तर पर कोई फेरबदल करें, या फिर किसी नई नीति के साथ बीएसपी को अब दोबारा से फील्ड में उतरना चाहिए? देखिए, मैंने भी शुरू से ये कह दिया है कि मैं मिशन मूवमेंट पर काम करता हूँ, मैं राजनीति नहीं करता। राजनीति करता हूँ सिर्फ सिर्फ अपने समाजों को जोड़ने के लिए। और आज अभी भी जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं लखनऊ के अंदर, वो यही कही है कि आप हर समाज में जाकर, हर समाज में जाकर, घर घर में जाकर आप लोग इन नीतियों को बताएंगे। हमारे मिशन मूवमेंट को छोटी छोटी मीटिंग लेकर, कैडर देकर आप उनको तैयार करेंगे। और ओबीसी के लोग जितने भी लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा आप जाकर उनको भी आप आगे लाएंगे। और जब हम आने वाले इलेक्शन के अंदर, अभी जो इलेक्शन आएगा, हमारी ये नीति रहेगी कि हम घर घर में जाकर, गांव गांव में जाकर छोटी छोटी मीटिंग लेकर कैडर बेस पर, जो मैंने भी कैडर दिए हैं हमेशा, बंद कमरे में भी कैडर दिए हैं और हर समाज में जाकर कैडर दिए हैं, मैं भी उसी तर्ज पर काम करूंगा और अपने साथियों को भी वो उस तर्ज पर काम करने के लिए उनको मजबूर करूंगा, कहूंगा, क्योंकि जो हमारी नेता ने खुद ही कह दिया। और हम अपने नेता की बात को, जो उन्होंने अभी अभी लखनऊ में कही है, हम उस आधार पर ग्रास रूट से हम काम शुरू करेंगे। जो काम साहब कांशी राम ने शुरू किया था, उसी ग्रास रूट से गांव गांव में जाकर पैद घूम घूम कर हम लोगों के अंदर बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को और उसके बाद वोट के आधार पर, वोट बाबा साहब ने कैसे लिया, वोट की क्या कीमत है, और आपको वोट को बेचना नहीं चाहिए, वोट को अजाया नहीं करना चाहिए। ऐसी हमारी जो भी सारी नीतियां हैं, हमारे पास कैडर ऑलरेडी है हमारे पास, क्योंकि हम उसी कैडर को लेकर आज भी चलते हैं। अब हमारी ये ज़रूरत बन जाती है, क्योंकि मैंने कई दफ़ा अपनी मीटिंग में भी बोल दिया था, आप लोग अपने ऐश और आराम को त्याग कर समाज का सही मार्गदर्शन करें, और क्योंकि हमने मिशन को अंत तक ले जाना है। और साथ ही साथ हमारा ये हमारी कोशिश रहेगी तय दिल से कि जबकि हम उन्हीं नीतियों को लेकर बंद कमरे में भी और स्टेज पर भी, बजाय बड़ी बड़ी मीटिंग करने के, हम लोग छोटी छोटी मीटिंग लेकर लोगों को तैयार करके हम इतना तैयार करेंगे, आने वाली इलेक्शन के अंदर हम उस बहुमत को हासिल करने की कोशिश करेंगे। जैसा हमारी नेता का विचार है, सोच है, जैसी उनकी इंस्ट्रक्शनें हैं हमें दी गई हैं अपने 15 तारीख को लखनऊ के अंदर, हम उन इंस्ट्रक्शन पर बहुत ही सख्त, बहुत ही मेहनत से काम करेंगे, ताकि ये जो हार हमें देखनी पड़ी है, ये आगे आने वाले वक्त में हमें इस हार का मुंह ना देखना पड़े। हम ग्रास रूट से काम करेंगे। ठीक है। आरक्षण के मुद्दे पर आपकी राय जानना चाहूँगा। जो आरक्षण है, कुछ लोगों का ये कहना है कि आरक्षण को इसलिए ख़त्म किया जाए क्योंकि जो किसी भी का कोई भी अगर पद है तो वो योग्यता के आधार पर होना चाहिए, ना कि आरक्षण के आधार पर। वहीं कुछ जो माइनॉरिटीज़ से जुड़ के आते हैं, जिनके पक्ष में ये आरक्षण जाता है, उन लोगों का कहना है कि आरक्षण हमारा एक स्वतंत्र अधिकार है, उसे ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो आरक्षण को लेकर आपकी खुद की क्या राय है? पहली बात है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी आरक्षण मांगा ही नहीं था। पहले तो बात मैं आज आपको बता दूं। दूसरी बात है, उन्होंने ये बोला था आरक्षण तब खत्म होगा जब आप जातियाँ खत्म कर दो। जब जातियाँ खत्म नहीं हो रही तो आरक्षण कैसे खत्म होगा? जैसे महाभारत, गीता, रामायण, हर चीज़ के अंदर आपने देखा होगा, अभी हमारी जो समाज की व्यवस्था है उसमें 4 जातियाँ थी, ये सदियों से ही आरक्षण पर हैं। जे आज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ब्राह्मण समाज जो है वो सदियों से आरक्षण पर नहीं है? कि क्षत्रिय समाज नहीं है जे? और उसके बाद वैश्य समाज नहीं है जे? और दूसरी बात ये आज मैं कह दूँ कि कभी भी डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण मांगा नहीं था। जो पूना पैक्ट बाबा साहब पर थोपा गया था जे 1932 के अंदर, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो लंबी बात होगी, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी आरक्षण नहीं मांगा था। उन्होंने 1931 के अंदर इंग्लैंड के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था कि मैं अल्पसंख्यक में हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। और गांधी ने बड़ी कोशिश की डॉक्टर अम्बेडकर को हिंदू मतलब प्रूव करने के लिए। उन्होंने उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था कि अगर मैं हिंदू होता, जब मैं कालाराम मंदिर के अंदर कालाराम मंदिर के अंदर गया था दाखिल होने के लिए, उस वक्त मेरे समाज का सिर क्यों फटा? अरे मैं हिंदू था तो तुम्हारा सिर क्यों नहीं फटा? मेरे को क्यों रोका गया? मेरे ऊपर क्यों इतने प्रतिबंध लगाए गए? उसके बाद 1927 के अंदर जब मैं महार तालाब पर पानी पीने के लिए सत्याग्रह कर रहा था, अरे गांधी उस वक्त तू कहाँ था? उस वक्त तूने मेरा साथ दिया। उस वक्त पानी में गोबर को मिला दिया गया था।
उस वक्त में अगर मैं हिंदू था तो मेरे लोगों का सिर क्यों फाड़ा गया महाड़ के तालाब पर, जब मैं पानी पीने के लिए वहाँ था और जहाँ कुत्ते बेले पानी पीते थे मेरे समाज को पानी नहीं पीने दिया। अरे गांधी उस वक्त तू कहाँ था? अगर मैं हिंदू होता तो मेरे समाज का मेरा सिर न फटता। तो इस बात को समझकर रैमजे मैकडोनल्ड प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला गांधी वाकई ये हिंदू नहीं है, इसलिए आज हम ये अनाउंस करेंगे। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात पर उन्होंने 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की अनाउंसमेंट की थी, जिसको हम ये कहते हैं सोशल रेवोल्यूशन एंड कल्चरल रेवोल्यूशन। और ये पहले किस्म का रेवोल्यूशन था जो कि इस देश के अंदर नहीं बल्कि दुनिया की हिस्ट्री के अंदर ये पहला रेवोल्यूशन था जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेज़ों से करवा लिया था, अनाउंसमेंट करवा ली थी। इसलिए जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये अधिकार लेकर आए थे तो गांधी ने इन अधिकारों के खिलाफ पूना के अंदर मन व्रत रख दिया था। अब मैं आज पूछना चाहता हूं कि अगर आप हिंदू होते तो गांधी ने हमारे ही अधिकारों के लिए मन व्रत क्यों रखा? गांधी नहीं चाहता था कि इन लोगों को, इन अछूतों को अधिकार मिले। और गांधी इतना एक नंबर का अछूतों का दुश्मन नंबर 1 था, वो कभी नहीं चाहता था कि इनको अधिकार मिले। उसने पूरी तरह से कोशिश की कि इस कम्युनल अवार्ड को रोका जाए, लेकिन बाबा साहब की कुशल और अच्छी लीडरशिप की वजह से वो बाबा साहब को रोक नहीं सका। बाबा साहब की आगे उसकी एक नहीं चली, गांधी को मार खानी पे। इसलिए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1932 के अंदर डबल वोटिंग का अधिकार लेकर आए थे, जिसके तहत उन दिनों के अंदर 88 सीटें रिजर्वेशन पर मिलती थी और जनरल सीट पर हमारे लोग उन्हीं को वोट देते जो हमारे हित की बात करता। जो रिजर्व सीट पर थी कि उसमें एससी ही वोट डाल सकता था, एससी खड़ा हो सकता था, जनरल नहीं। आज मैं पूछना चाहता हूं कि बताओ रिजर्वेशन कहाँ मांगी? 88 सीट वो हमारी थी और उसके बाद जनरल से हम लोग उन्हीं को वोट डालते जो हमारे हित की बात करता। बताइए, दोनों को मिलाकर गवर्नमेंट तो हमारी बन जाती, राजे तो हम 1932 में बन गए थे। लेकिन ऐसे गांधी ने मन व्रत रख दिया, हमारे बाबा साहब को मजबूर कर दिया और उन्होंने मजबूर होकर 24 सितंबर 1932 को पूना की जरबदा जेल में जाकर गांधी के साथ समझौता किया, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। उसी दिन डॉक्टर अम्बेडकर ने बोल दिया था गांधी आज से चमचे पैदा होंगे जो आज रिजर्व सीट पर चुनकर रहते हैं, जो 1932 के चमचे हैं जो हमारे किसी काम के नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने कभी रिजर्वेशन नहीं मांगा था, ये हमारे पर थोपा गया था। गांधी ने मन व्रत रख दिया था और गांधी ने ये बोल दिया था कि मैं 10 साल के अंदर छुआछूत और गरीबी दूर करूंगा। अरे वो 16 साल तक जिंदा रहा, कहाँ तक गरीबी गई? उस नाटकबाज ने एक वाल्मीकि कॉलोनी में जाकर बिरला मंदिर के पास जाकर रहना शुरू कर दिया। ओदे जो अनुयायी चेले चपटे थे, गांधी के साथ कितना जाकर वहाँ रहे, कितनी बात को माना गांधी जी को, कितना उन्होंने छुआछूत को दूर किया, कितना उन्होंने गरीबी को दूर किया तक। इसलिए ये तो शुरू से बेईमानी थी, ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। आज मैं फिर कह दूं कि डॉक्टर अम्बेडकर के साथ मैं 2 साल का मुझे मौका उनको देखने का मिला था, उन्होंने कभी भी रिजर्वेशन नहीं मांगा था। आज भी ये मुझे बता दे कोई भी आदमी के रिजर्वेशन कभी उन्होंने मांगा था, इसलिए ये थोपा गया था। और हमारे अधिकार आज तक भी कंप्लीट पूरी तरह से हमें नहीं दिए गए, क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया गया था वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कि वे ये जो लोग हैं, ये गांधी जी तुम्हारे भी गुलाम हैं, हमारे भी है, और ये जो गुलामों के गुलाम लोग हैं सबसे पहले हम इनको मजबूत करेंगे। इसलिए उन्होंने गांधी की बात को ना मानकर कम्युनल अवार्ड की अनाउंसमेंट कर दी थी, जिसके तहत हम लोगों ने कभी भी इस रिजर्वेशन के बारे में नहीं मांगी, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने नहीं मांगी थी। ठीक है ना जी? इसलिए ये जो बात आज कहता है रिजर्वेशन मांगी गई है, ये नहीं, ये थोपे गए थे हमारे ऊपर। और उस बार गांधी मर जाता तो बहुत कहानी ख़राब होती, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के लिए एक तरफ तो गांधी की ज़िंदगी बचाने का सवाल था और एक तरफ इन दलित समाज जो करोड़ों लोगों को गिनती में थे, इनके अधिकारों का सवाल था। इसलिए बाबा साहब ने मजबूर होकर ये पूना पैक्ट पर दस्तखत किए थे। अभी तो मैं इस मौके पर थोड़ा कम बोलूँगा, क्योंकि ये आपकी जो रिकॉर्डिंग हो रही है, कि जब कभी फिर मौका मिलेगा तो हम डिटेल में बताएंगे कि पूना पैक्ट था क्या, रिजर्वेशन कभी मांगी नहीं थी। अजीत गौतम जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनका सबसे बड़ी पहचान, इनकी जो खासियत हम बता सकते हैं वो यही है कि इन्होंने अंबेडकर जी के साथ भी काम किया,
भीमराव अंबेडकर के साथ और मान्यवर कांशीराम जी के साथ भी काफ़ी वक्त तक जुड़े रहे हैं। और अभी भी जबकि बीएसपी अपने वजूद में अभी है, तो मायावती जो है बहुजन समाज पार्टी की जो बड़ी नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए भी ये लगातार काम कर रहे हैं। मूवमेंट मिशन मूवमेंट पर काम कर रहे हैं और जो इनका तजुर्बा है वो बहुत आला दर्जे का है। आपने बेहतर इस चीज़ को समझा भी होगा, देखा भी होगा। तो इनके तरफ से मिलने वाले जवाबों पर हम तो कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि अजीत जी ने जिस तरीके की जिन खामियों को लगातार बताया है बीएसपी के बारे में, बीएसपी के नेता उसको समझने की कोशिश करें, एक अच्छी रणनीति के साथ दोबारा से 2019 की तैयारियां करें। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, दिल्ली।